आरबीएससी कक्षा 10वीं विज्ञान के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाएं और उसके गुण देखे थे। चलिए आज के वीडियो के अंदर अपन परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर अम्ल और क्षार की पढ़ेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं तो उन्होंने अपने आधार पर अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषाएं दी है और बोर्ड के एग्जाम के अंदर उनके नाम से ही परिभाषा आती है। जैसे ऑरेनिस पहला आ रहा है, ऑरेनिस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होती है। तो ऑरेनिस एक वैज्ञानिक थे और इनके सन को किताब में दिया हुआ है, वो सन को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके अनुसार परिभाषा क्या होती है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा ऑरेनिस ने दी संकल्पना के अनुसार, जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो अम्ल और क्षार जो भी होगा जल के अंदर विलय करेंगे, विलयशील होते हैं जल और अम्ल और क्षार दोनों। तो जलीय विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं यानी H+ वो अम्ल कहलाएंगे और जो जलीय विलयन के अंदर OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाएंगे। अब H+ को बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखेंगे इधर नोट्स के रूप में अम्ल में जो जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और क्षार जो जलीय विलयन के अंदर OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा इसकी है। तो एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे यह HCl। तो देखिए ये जलीय विलयन AQ को जलीय विलयन बोलेंगे। HCl का हिंदी में नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये टूटेगा तो किस प्रकार टूटेगा जलीय विलयन में, देखिए इधर H+ और Cl-। तो ये हाइड्रोजन आयन देंगे जलीय विलयन के अंदर, इसको जलीय विलयन के अंदर ये टूटेगा H+ और Cl आयन के रूप में टूटेगा। तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल, यह एक अम्ल है। नेक्स्ट नंबर 2 क्षार का एग्जाम्पल लेते हैं। क्षार KOH एक क्षार है, ये अम्ल है और ये क्षार है। तो ये जलीय विलयन के अंदर टूटेगा तो K+ और OH आयन के रूप में टूटेगा। तो यह OH आयन यह क्षार का एग्जाम्पल के रूप में होगा। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग एग्जाम्पल अपने दिए। इसके अंदर कुछ और बिंदु भी दिए हुए हैं, परबल अम्ल और ये। तो पढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट परबल अम्ल। अब परबल अम्ल सिर्फ एक परिभाषा ध्यान करने से आपको चारों परिभाषाएं ध्यान में आ जाएगी, एक परिभाषा। तो इसकी परिभाषा ये है कि कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब है पूरा जल के अंदर घुल जाते हैं, ये टूट जाते हैं, उसके अणु जल के अंदर घुल जाते हैं। यानी कुछ अम्ल जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित का अर्थ का मतलब है पानी में घुल जाते हैं, उसे परबल अम्ल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल किताब में दे रखे हैं, अपन ने लिखे HCl, H2SO4 और HNO3। HCl का हिंदी में नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों ही अम्ल परबल अम्ल होते हैं। अब आप आगे प्रश्न बोर्ड के अंदर आता भी है और जब आप देंगे भी तो इस प्रकार याद करना। परबल के आपको 3 एग्जाम्पल याद करने अणुसूत्र, ठीक है सर। नेक्स्ट आ रहे हैं दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल परबल हो गया और दुर्बल आ रहा है। ये पूर्णतः आयनित होते हैं, ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, बस इस तरह से याद रखना है। और जलीय विलयन के अंदर कुछ दुर्बल अम्ल लेंगे तो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तो वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। यह आयनित होते हैं तो परबल, आयनित नहीं होते हैं तो दुर्बल। इसके एग्जाम्पल होंगे एसिटिक अम्ल CH3 COOH और H2CO3 जिसको कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। 2 एग्जाम्पल सिर्फ याद करने हैं। अब परबल क्षार उसी प्रकार है, कुछ क्षार जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। परबल का मतलब आयनित होना, आयनित हो जाते हैं। जो उसके एग्जाम्पल KOH और NOH। तो KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 इसके एग्जाम्पल हैं परबल क्षार के। दुर्बल क्षार की ठीक उसी प्रकार परिभाषा, ये आयनित नहीं होते हैं जलीय विलयन के अंदर तो यह दुर्बल क्षार कहलाएंगे। और कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, NH4OH और M3OH2। इस प्रकार इसके 2 एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद में ऑरेनिस ने एक उदासीनीकरण की परिभाषा भी दी है। तो ये भी अपन को समझ लें।
तो ओरेनिस के अनुसार अम्ल और क्षार की जब क्रिया करवाते हैं तो H+ और OH आयन का संयोग से जल का निर्माण होता है, यानी H2O बनता है। तो ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती हैं और ये इसमें ऊष्मा मुक्त होगी तो ऊष्मा से भी अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। और H+ और OH आयन ये दोनों का संयोग से H2O बनेगा, जल का अणुसूत्र बनेगा, दोनों का जलीय विलयन है, तो इस प्रकार ये H2O बना। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ये दो वैज्ञानिकों का नाम है, इन्होंने दोनों ने मिलकर यह परिभाषा दी। तो इन्होंने बताया कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं अम्ल, तो प्रोटॉन दाता कहलाएंगे। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो यानी क्षार इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्रोटॉन का मतलब। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा तक ये आपके इन्होंने बताया दोनों के अंदर, यानी अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो यहाँ उन्होंने एक बात और जोड़ी इसके साथ में, संयुग्मी अम्ल और संयुग्म क्षारक की भी परिभाषा इन्होंने अवधारणा पेश की। तो इस उदाहरण के अंदर समझेंगे अपन। HA एक अम्ल है, B एक क्षारक है, तो A- इसका आ जाएगा अम्ल का, तो ये संयुग्म क्षारक कहलाएगा इधर। इसके बाद में HB आयन, तो संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। यहाँ से H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ने पर यह संयुग्मी अम्ल कहलाएगा, क्योंकि अम्ल का ही भाग है। इस प्रकार इसका एग्जाम्पल लेंगे H2O, एग्जाम्पल के तौर पर H2O लेंगे और अमोनिया लेंगे। जब जल की क्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाएगी तब इसका जो एक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। निकलने के बाद में देखिए यहाँ पर OH आयन बन जाएगा। ये जल में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, निकलने के बाद ये टूटेगा, तो एक निकलने के बाद ही OH आयन बन जाएगा, यानी प्रोटॉन ये देगा। जल है जो प्रोटॉन का दाता कहलाएगा, और दाता कहलाने के बाद में यह एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी एक H का परमाणु दे देगा। दाता का मतलब देना और ग्राही का मतलब ग्रहण करना। तो इस प्रकार से यह OH आयन बन जाएगा। दूसरा अमोनिया, जिसको बोलेंगे NH3, यह ग्रहण करेगा, एक हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, तो ये ग्रहण करने के बाद में NH4 बन जाएगा अमोनियम। और ये जलीय विलयन AQ, जलीय विलयन AQ और जलीय विलयन AQ लिखा हुआ है। तो प्रोटॉन लेता है अमोनिया, एक प्रोटॉन लेकर अमोनियम बन जाएगा। इस प्रकार आपको समझना है। दोनों के बारे में नीचे बिंदु दिए हुए। जल होगा H2O, जल प्रोटॉन दाता होता है जो अम्ल है, और वो प्रोटॉन देकर संगत क्षार OH बन जाएगा। ये हैं जो संगत क्षार OH बन जाएगा। संगत क्षार OH को बोलते हैं संयुग्मी क्षार कहते हैं जिसको। दूसरा बिंदु अमोनिया वाला, अमोनिया प्रोटॉन ग्राही हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करके एक ग्रहण करेगा तो अमोनियम बन जाएगा, ग्रहण करके संगत अम्ल NH4+ में बदल जाएगा और जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार ये बिंदु इसके अंदर अपन ने पढ़े हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम आ रहा है लुईस, नंबर 3। लुईस संकल्पना के अनुसार परिभाषा अम्ल और क्षार की है, इस प्रकार देखेंगे। तो इन्होंने बताया है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला, इन्होंने उल्टा बोला। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का युग्म का मतलब होता है जोड़ा, बिंदु की बना आगे बढ़ेंगे भी। तो अब ये क्षार की परिभाषा दी उन्होंने, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अब कौन त्यागेगा? जिसके पास अधिक होगा वही तो त्यागेगा। तो इस प्रकार त्यागते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाते हैं। ग्राही का मतलब लेना, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यानी देना क्षार कहलाते हैं। इस प्रकार इन्होंने परिभाषा दी। तो आपको अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर परिभाषा याद करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान करना है। इसके एग्जाम्पल दिए इन्होंने, BF3 ये अम्ल कहलाएगा, NH3 ये इलेक्ट्रॉन का युग्म है, और BF3B और ये NH3 अमोनिया ये युग्म के रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद में दो और परिभाषाएं दी हुई हैं कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या होते हैं। कई बार पूछते हैं भी ये लुईस अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो लुईस संकल्पना के अनुसार
इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो यौगिक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो अम्ल का कार्य करेंगे और लुईस अम्ल कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, परंतु आप सोडियम पर ध्यान देंगे। सोडियम NH+, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, यानी सोडियम को आवर्त सारणी के अंदर 11 नंबर पर रखा गया है। जैसे कक्षा में अपन बोलते हैं उपस्थिति क्रमांक भैयाओं के, तो मान लीजिए सोडियम का उपस्थिति क्रमांक आवर्त सारणी के अंदर 11 है, 11वें नंबर पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, फिर ये 2 और दूसरे में 8 और फिर इसमें 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको अष्टक पूर्ण चाहिए। देखो लिखा हुआ ये धनायन बनेगा तो अष्टक पूर्ण बनेगा, तो अष्टक पूर्ण बनने के अंदर यह इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश के अंदर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 सोडियम का है, तो अष्टक पूर्ण चाहिए इसका। अष्टक पूर्ण का मतलब तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा और त्यागने के बाद में यह इसके आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सोडियम के और ये धनायन बन जाएगा। इस प्रकार एक सा एग्जाम्पल हैं और धनायन बन जाएगा। इसका जस्ट उल्टा लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यौगिक क्षार का कार्य करेंगे और वो लुईस क्षार कहलाएंगे। तो इसका अच्छा समझने के लिए Cl- यानी क्लोरीन है, क्लोरीन का लेंगे। इसके अंदर इसके होते हैं 287, ये 2, 8 और 7 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। आपको पता है कि 2 और 8 10 और 7 17, तो 17 परमाणु क्रमांक होते हैं क्लोरीन के, यानी आवर्त सारणी में इसको उपस्थिति क्रमांक 17 दिया गया है, यानी 17 नंबर पर इसके हैं ये आवर्त सारणी के अंदर। तो उपस्थिति क्रमांक मतलब समझ रहे हैं, परमाणु क्रमांक इसको बोलते हैं 17। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आराम से ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद में इस जगह 288 हो जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, 8, 16 और 18, तब ये ग्रहण करके यह ऋणायन बन जाएगा। इस प्रकार यह लुईस क्षार का है। इसके बहुत से दूसरे एग्जाम्पल देख लें। H2O इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म में, अमोनिया के अंदर भी 2 युग्म में और OH आयन है। तो इस प्रकार ये आपके तीनों वैज्ञानिकों के बारे में ये पूरे हो गए। धन्यवाद।